हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्स। जैसा कि तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज के वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। दैट इज AIR लेस दैन 1000 स्टिल पॉसिबल फॉर JEE मेंस एंड एडवांस 2026। बहुत सारे बच्चे हताश होकर बैठे हैं, एक साल ही बचा है और जैसे जैसे जेई मेंस 2025 का पेपर पास आ रहा है, बच्चे और ज़्यादा ऐसे एक रियलिटी चेक मिल रहा है, चीज़ें एक्चुअल हो रही है, रियल हो रही है कि अरे भैया पेपर में एक साल रह गया, इससे भी कम समय रह गया, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले, जैसे तुम्हें मेरी खराब हैंड राइटिंग में बड़ा बड़ा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अ वेरी बिग येस, बिल्कुल हो सकता है अभी भी। और तुम्हें मेरी बात क्यों माननी चाहिए, कैसे और क्यों, उसके कुछ पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो एक बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम बचा हुआ है अभी एडवांस ऑफ 2026 में। एक साल तुम्हारा अगले जनवरी 2026 तक, और उसके बाद 4-5 महीने मई 2026 या जून 2026, जब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडवांस 2026 का पेपर होगा। तो एक अच्छा खासा टाइम तुम्हारे लिए बचा हुआ है। दूसरी बात, अगर तुमने अभी जनवरी अटेम्प्ट ऑफ 2026, जिसमें काफ़ी टाइम है जैसा मैंने बताया, उसको एस कर लिया, तो पूरे 5 महीने तुम्हें एडवांस के लिए सोलली मिल जाते हैं, जो कि बहुत ईजी चीज़ हो जाती है तुम्हारे लिए, काफ़ी स्मूथ हो जाता है। 5 महीना सिर्फ तुम एडवांस की तैयारी धड़ाधड़ धड़ाधड़ करोगे, एडवांस के सवाल लगाओगे, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी उस हिसाब से डेवलप होगी और तुम मतलब निकाल ले जाओगे पेपर। आखिरी बात, जैसा अच्छा यही बात रिपीट है, 13 मंथ्स फॉर मेंस विच इज़ अ गुड इनफ टाइम इन इटसेल्फ। अगर यहाँ से किसी को ये सवाल आता है कि अरे भैया आपने एडवांस में बताया 5 महीने हैं, मेंस तो निकला ही नहीं फिर, तो उसमें भी अभी 13 महीने का समय बचा है, विच इज़ अ वेरी गुड इनफ टाइम टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, तो अब वीडियो में डाइव करते हैं और बात करते हैं ये सब होगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखने आए भी हो ये समझ के कि भैया बैकलॉग का क्या करें, बैकलॉग बनता जा रहा है, 11वीं का बहुत सारा बैकलॉग बना हुआ है, तो उसका एक 3 सेगमेंट का जवाब है। सबसे पहला, डोंट रन आफ्टर एवरीथिंग, नॉट इन द टर्म्स ऑफ थ्योरी और बैकलॉग, इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। मेरा तुमको कहना होगा कि डिफाइन योर रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा तुम अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करके चलोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अगर एट दिस पॉइंट तुम कहे कि मैं ये भी सॉल्व कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी सॉल्व कर लूँ, वो भी कर लूँ, कुछ नहीं होगा। बस एक बड़ा सा पाइल बन जाएगा तुम्हारे कमरे में किताबों का, जो पाइल कभी नहीं खुलता। बस उस पाइल का साइज देख के तुम डरने लगोगे, और ऐसे क्लटर क्लियर नहीं होता। तुम्हारा बैकलॉग जो है वो अपने आप में एक क्लटर है जिसको तुम्हें साफ करना है, तो और नया तुम क्लटर इकट्ठा नहीं कर सकते। अब भैया डिफाइन करने हैं रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, उससे दूसरा पॉइंट, प्रायोरिटाइज PYQs प्लस DPPs। DPPs तुम्हारी कोचिंग वगैरह में अगर मिलती हैं तो वेल एंड गुड। DPPs जो है वो तुम्हें टॉपिक वाइज जो तुम्हारी प्रैक्टिस है उसको करने में बहुत हेल्प करती है। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, बड़े चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटने के बाद वो जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। और PYQs जो है वो तुम्हारी बाइबल होती है। मतलब PYQs ऐसा है, ये पढ़ लिया, अगर ये नहीं पढ़ा तो पेपर ऐसे खत्म ही है। मतलब उसके अलावा तुम DPP लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, कुछ बताओ, टॉपर हो, लास्ट रैंकर हो, बीच की रैंक हो, सारे अच्छे बच्चे जो हैं सब PYQ ज़रूर लगाते हैं। PYQs की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करना है। और बैकलॉग हो गया है बहुत सारा, तो PYQ से ही शुरू करना है। जेई मेंस के एटलीस्ट पिछले 3 साल के PYQs अगर तुम लगा लेते हो अपने बैकलॉग वाले चैप्टर्स के, तो उसको तुम देन कवर्ड मान सकते हो। ठीक है, तो PYQs को प्रायोरिटाइज करने की बात चली है, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत डेफिनेटिव रिसोर्स लेकर आ गया हूँ कि अगर ये ले लो तो इसके बाहर तुम्हें कहीं खोजने की जरूरत ना पड़े। दिशा पब्लिकेशंस के 164 सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इस किताब की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें तुम्हें क्या मिलता है, जरा झलक ही दिखा देता हूँ तुम्हें। सपोज करो तुम्हारा ये पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसके पिछले सालों में आए सारे PYQs इन्होंने यहाँ लिस्ट कर दिए हैं। उसमें भी जो सबसे प्यारी चीज़ है जिसने मेरा दिल जीता वो था टॉपिक वाइज इनका PYQ का सिलेक्शन। तुम क्लास में पढ़ते हो, तुमने आज आके एक टॉपिक पढ़ा, उसके तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तो सीधा तुम यहाँ से उसके PYQs उठा सकते हो, तुम्हें कहीं छाटने की जरूरत नहीं है। और बहुत जरूरी चीज़, इसमें एक NCERT लोकेटर दे दिया गया है। सारी किताब जो है नए NCERT सिलेबस पे है, डिलीटेड जो भी सिलेबस है वो सब हटा दिया गया है। इस NCERT लोकेटर की मदद से तुम सीधा उस चैप्टर की थ्योरी रेफर कर सकते हो। तुम्हें पेज वगैरह बता दिया है वहाँ पे, अगर तुमसे सवाल नहीं हुआ, तुमने थ्योरी देखी, वापस आए, सब सॉल्व कर लिया। ऑल्सो जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होता है उसके सॉल्यूशंस जो है बहुत डिटेल में इन्होंने सबके दे रखे हैं। हर सवाल का एक एक सॉल्यूशन, क्या सही आंसर है, सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो तुम्हें वो भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मजेदार बात, इस किताब में 4340 MCQs और 1030 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है। अगर तुम इतना कर लेते हो तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि तुम्हारे जेई 2026 तुम्हें फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे टॉपर्स ने अपने टाइम पे किताब रिकमेंड करी थी तो मैंने यूज करी थी, अब मेरे टाइम पे मैं तुम लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मेरे और तिजिल की तरफ से दिस बुक इज अ मस्ट ट्राई फॉर यू गाइस। तो ये तुम्हें मैंने रिसोर्स बता दिया। अब बात कर लेते हैं अपन हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स फर्स्ट, क्योंकि क्या है कि बैकलॉग है बहुत सारा। तो भैया इसमें शुरुआत में कौन से चैप्टर्स करूँ या पहले ऐसे कौन से चैप्टर्स कर लूँ जिसको 12वीं में जाने से पहले मुझे निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बताते रहते हो पिछले वीडियोस में कि 11वीं के बहुत सारे कॉन्सेप्ट 12वीं में इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ चैप्टर्स की मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी है जिसको मैं तुम्हें बताने लगा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के लिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में मैं कहूँगा
बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, ये तुम्हारी आगे पूरी काम आएगी। इसमें तुम्हारा वेक्टर्स हो गया, डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स, इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स, ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तुम्हें आनी चाहिए। उसके बाद वेक्टर्स मैंने उसी में इंक्लूड कर लिया। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये तीनों जो है ये जो तुम्हारा मैकेनिक्स का फर्स्ट सेगमेंट बनाते हैं। ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये तुम्हारे फंडामेंटल है। आगे 11वीं के आने वाले चैप्टर्स के लिए भी वो तुम्हें पता चली गया होगा अब तक, जैसे रोटेशन और ये सारे। इसके अलावा 12वीं में भी तुम देखोगे, तुम एनर्जी के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, तुम वर्क और एनर्जी का कोरिलेशन यूज कर रहे हो, तुम देख रहे हो फोर्स से वर्क पे क्या असर पड़ता है, नेगेटिव फोर्स से कैसे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कैसे चीज़ें इंटरप्ले होती हैं, उसको समझने के लिए वो समझ तभी आएगा। 12th में तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, मैग्नेटिक करंट पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। उसमें एनर्जीज बनाना, एनर्जी समझना, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना, वेलोसिटीज निकालना, एक्सेलरेशन समझना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से, ये सब आएंगे बाद में चीज़ें। तो वो सारे निकालने के लिए तुम्हारी इन चैप्टर्स पे बहुत अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये दो चैप्टर जो हैं ये फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास। बहुत सारे बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे वो इसको इसी में कवर कर लेंगे, कुछ के लिए मैं अलग से बताना पड़ता है तो अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो पहले कर लेने हैं। ऑफकोर्स ये लिस्ट हम देखोगे इंक्लूसिव नहीं है, ये सारे 12वीं के चैप्टर्स इसमें नहीं, 11वीं के चैप्टर्स इसमें नहीं लिखने हैं, पहले इनको करना है। अगर ये तुम्हारे हो जाए देन तुम सेकंड प्रायोरिटी पे जा सकते हो, जैसे उसमें तुम्हारा ग्रेविटेशन आ जाएगा, तुम्हारे सॉलिड्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ नहीं लिखा है, पहले इन्हें कर लेना है। अगली बात, मैथ्स पे चलते हैं। मैथमेटिक्स में इस तरीके के चैप्टर्स जो है, जेई नर्ड्स का नोटिफिकेशन, ठीक है। मैथमेटिक्स में सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि पहला एपीजीपी का आगे इस्तेमाल हो जाता है, तुम्हारे इंटीग्रेशन में बहुत सारे सवाल बन जाते हैं आगे, और दूसरा इसकी अपनी वेटेज अच्छी खासी है, तो इसको करना कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा तुम्हें। सेम गोस फॉर, मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अपने कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं और इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको एज बैकलॉग ले जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए दोनों चैप्टर्स यहाँ डाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन दिस इज वेरी फंडामेंटल, ये तुम्हारा आगे जाके तुम 12वीं में चैप्टर पढ़ते हो 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स, तो उसमें तो ये इतना भर भर के इस्तेमाल आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कि भैया पूरा बैकलॉग कवर नहीं हो पा रहा, कोऑर्डिनेट का बहुत बड़ा है, तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ये दोनों तो कर ही लेना, ये आगे दबा के यूज आते हैं, और सर्कल थोड़ा सा और कर लोगे तो मैं अगर 3 तो बता ही दिए, बट सिर्फ भी ये तीनों अगर कर सकते हो तो बहुत प्लीज कर ले जाओ, ये तुम्हारे आगे बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम का भी सेम हिसाब है, बायनोमियल थ्योरम एक इजी चैप्टर है और बायनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट जो है आगे 12वीं में यूज हो जाते हैं। नहीं तो अक्सर इसके कंसेप्ट सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ यूज करके पूछ लेता है, नहीं तो इससे एक सवाल इंडिपेंडेंट तो आता ही है। सवाल लिख रहा था, क्या लिख दिया, ठीक है। और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अगेन ये आगे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर आएगा, प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत भयंकर इस्तेमाल होगा, तो प्रोबेबिलिटी के लिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अभी से अपनी अच्छी पकड़ बना के रख लेना, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगेन मैं दोहराऊंगा, यहाँ वो वाले चैप्टर्स हैं जो जिनका अगर बैकलॉग है तो इनको पहले निपटा लो, 12वीं शुरू होने से पहले किसी भी हालत में। स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारी केमिस्ट्री की इकाई है, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल के, तो ये फिर है ही। कोई भी केमिस्ट्री इनके बिना करना बहुत डिफिकल्ट है। सेम गोस फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारी आईयूसी, और उसके बाद पूरी केमिस्ट्री की ये सारे चैप्टर ना, ये सारे नींव है केमिस्ट्री के। जीओसी और आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 12वीं की पढ़ने जाओगे फंस जाओगे। लास्ट में रिएक्शन में पूछ लेगा कायरल सेंटर बता दो कितने एक्सक्यूज मी, कायरल सेंटर बता दो कितने हैं, कौन सा आइसोमर बना, सिस बना, ट्रांस बना, तो वो सब चीज़ें अगर ये तुम्हें नहीं आता है नहीं बता पाओगे। थोड़े बहुत कंसेप्ट 12वीं में इंडिपेंडेंट रहेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें से रिलेट होती हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिडॉक्स और स्टोइशियोमेट्री, इस पर से अगर तुम्हारा कोई भी बैकलॉग है तो उसको कवर कर लेना। आखिरी चीज़ बैकलॉग कवरेज को लेके जो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा भी हुआ है, भैया बहुत सारा बैकलॉग है, आपने बोल तो दिया सब ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया मज़ा आया सुन के, लेकिन होगा कैसे? तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, बैकलॉग रिमूवल को अपने डेली स्केड्यूल में इम्बाइब कर लो और अपने टोटल स्टडी का 30 से 40% टाइम बैकलॉग रिमूवल को देते जाओ। अगर तुम मान लेते हैं कि तुम दिन में 10 घंटा पढ़ लेते हो, तो रात का एक टाइम डिसाइड कर लो, डेडिकेट कर लो कि मुझे बस इन 3 घंटे में पुराना अपना बैकलॉग कवर करना है। बच्चे बहुत सारे ये गलती करते हैं कि बैकलॉग को सोचते रहते हैं, उससे डरते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, सोचते यार करना है, बट वो करने का कभी दिन आता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ एक साथ करने की टेंशन लो ही मत, उस एक दिन के आने का वेट करो ही मत, रोज थोड़ा करके निपटाते चलो इसको, ठीक है। अगली बात पे चल लेते हैं। अगला जो पॉइंट है दूसरा, वो है आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई। आइडेंटिफाई कि अभी तक गलत क्या हुआ, 11वीं में जो बैकलॉग बना जिसके कारण तुम्हें वीडियो देखनी पड़ रही है कि 11th + 12th एक साल में की जाए, ऐसा बना ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, ये फिगर आउट करो। क्या गलतियाँ हुई, क्लास नहीं गए, प्रैक्टिस कम करी, किसी और चक्करों में पड़ गए, थोड़ा दिल वही कहीं लगा लिया, किसी भी तरीके की चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करो। दूसरा भाई बैकलॉग्स बने ही क्यों,
तीसरी बात, टाइम वेस्ट हुआ कहाँ, अपने टाइम की अकाउंटेबिलिटी रखो। टाइम वेस्ट अभी तक तुम्हारा टाइम मेजरली कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हो, एक्सक्यूज मी, पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करो। और तीसरा, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई तो बहुत सिंपल सी बात है, जब ये सब आइडेंटिफाई कर लिया तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व वहीं के वहीं हो गई। उन पर काम करना शुरू करो। क्लास मिस होती थी लेट उठने के कारण, जल्दी उठने की आदत डालो। कहीं और दिक्कत होती थी, उसका कुछ और रेक्टिफिकेशन निकालो। आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई चीज़ों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि 11वीं में जो बैकलॉग बना है उसको रिमूव करने के लिए तुम्हारे पास 12वीं का टाइम है। तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास इस वीडियो देख के इसको इंप्लीमेंट करने का स्कोप है। अगर तुम 12वीं में इसी टाइम पे सेम सिचुएशन में हुए, तब बैकलॉग रिमूव करने का स्कोप नहीं होगा बच्चे। 30 दिन में तुम्हारा जेईई मेंस का पेपर होगा, हेल्पलेस हो जाओगे, कोई वो नहीं कर पाओगे। इसलिए जो गलतियां 11वीं में करी हैं, 12वीं में उनको नहीं दोहराना है, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, प्रिपेयर अ डेली प्लानर। ये बहुत सारे बच्चे आने वाले एक साल में अगर तुम इस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो मेरी पर्सनल गारंटी है तुम 1000 के नीचे रैंक ला सकते हो। और कोशिश करो कि जो प्लानर तुम बनाओ वो पिछली रात तक ही बन जाए तो और बेहतर है। प्रिपेयर इट बाय प्रीवियस नाइट इटसेल्फ। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला, ये तुम्हें फोकस्ड रहने में हेल्प करता है। बहुत सारे बच्चे जो मेरी मेंटोरशिप में भी, उनके साथ दिक्कत आती है कि भैया हम फोकस नहीं रह पाते, हम परेशान हो जाते हैं, फोकस नहीं होता, फोकस छूट जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लानर से क्या होता है, तुम्हारे पास अगर दिन में लिखा हुआ है कि एक चीज़ ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, तुम्हें पता रहता है कि मुझे सुबह 10 से 1 ये करना है, फिर 1 से 2 इस पे जाना है, 2 से 5 इस पे जाना है, 6 से 7 इस पे जाना है, 8 से 9 इस पे। और जब वो टिक करने का जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो तुम्हें मोटिवेट करता है अगली चीज़ पे जल्दी जंप करने के लिए। जब तुम्हारे सामने अपना गोल क्लियर है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, कितने बजे करना है, और सुबह उठते ही साथ तुम्हें पता है कि अरे पढ़ने बैठना, ये करना है, तो तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तुम इधर उधर डोलने में नहीं सोचोगे। मेरे साथ ये आइडियोलॉजी थी। मैं क्या करता था, सुबह उठ गया, इधर उधर डोलता रहता था, ये सोच के अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, आराम से पढ़ेंगे, पूरा दिन पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि उसमें मैं रियलाइज़ नहीं करता था कि धीमे धीमे मेरा कितना ज़्यादा टाइम खर्च हो जा रहा था। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए ये एक प्लानर बना के चलो। और दूसरा, इट मेक्स यू अकाउंटेबल फॉर द टाइम यू स्पेंड। अगर मैंने ये सारे टिक करे और ये वाला रह गया, तो तुम्हें पता है कि आज 6 से 8 वाला मेरा अगर गोल रह गया है, तो वो क्यों रह गया है, उसकी वजह क्या बनी है कि वो 6 से 8 वाला गोल मेरा रह गया। तो तुम्हें अपने टाइम की अकाउंटेबिलिटी मिलती है। यहाँ मैं अपनी वीडियो के ऊपर लिखता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो समझ लेना, ठीक है। मैंने सब बता दिया ढंग से। लेकिन आखिरी बात पर चल लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा ही खिंच गया है। आखिरी बात ये कि इस एक साल में तुम्हारे 2 मेजर एनिमीज बनेंगे, जिसके पहले ही मैं तुम्हें इतला कर दे रहा हूँ, इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, इनको अपने आसपास नहीं भटकने देना है। सबसे पहला एनिमी तुम्हारा जेलसी। अच्छा ये टिक मैंने क्या करा है, अच्छा बनाते हुए डाल दी। सबसे पहला एलिमेंट जो है, एनिमी जो है, वो तुम्हारा जेलसी। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना, दूसरों से जलना। कोई दिक्कत नहीं है, जलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। डिमोटिवेशन आती है, अपने आप को आदमी कमतर समझने लगता है, अपने आप को ऐसे परेशान समझने लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना कॉम्पिटिशन है, बच्चे इतना पढ़ाई कर रहे हैं, मैं कैसे ही कर सकता हूँ। प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योर सेल्स विद एनी वन। अपने आप को कंपेयर करने का दूसरों से कोई फायदा नहीं है। अभी लोग तुमसे थोड़ा सा आगे है रेस में, तुम थोड़ा सा पीछे हो। एक्सेलरेशन लगाओ, वेलोसिटी बढ़ाओगे, डिस्प्लेसमेंट इनके दोनों के बीच जीरो हो जाएगा, कवर कर लोगे आप। मेहनत करनी पड़ेगी बस थोड़ी सी। तो इससे अपने आप को डिमोटिवेट करना, अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर होने मत देना, ठीक है। दूसरी चीज़, एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी जो एक चीज़ है, जैसा जेलसी जो है, जेलसी आती है, एंग्जाइटी जेलसी जो है, जेलसी आदमी कंट्रोल कर सकता है, थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकता है। एंग्जाइटी आदमी के पास खुद आती है, एंग्जाइटी चढ़ती है दिमाग पे, होता है, मैं समझता हूँ। तो उसके जब भी ऐसा हो तो आप पहले एक गिलास पानी पियो, थोड़ी लंबी सांसें लो। ये चीज़ें हेल्प करती हैं वाकई में। ये हवा में बोलने वाली चीज़ नहीं है, टेक डीप ब्रेथ और ये वो सब कि भैया बोलते आ रहे हैं सब आप भी बोलते हो, नहीं, ये वाकई हेल्प करती हैं। ट्राई करके बता रहा हूँ। बहुत घबराता था, बहुत रोता था, तिजिल से पूछ रहा कमेंट्स में, बहुत घबराता था मैं, तो उससे बोलता था कि भाई ऐसे हो रहा है करके। पानी पियो, लंबी सांसें लो, और अपने आप को ये बात बताओ कि अभी भी वक्त है। घबराता वही है, चिंता उसे ही होती है जिसे अपने पेपर की परवाह है। अगर तुम्हें परवाह है तभी तुम्हें घबराहट हो रही है, और अगर तुम्हें घबराहट हो रही है, इसका मतलब है कि तुम्हें परवाह है, और इसका मतलब है कि तुम जो ये वीडियो देख रहा है, एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तुमने अच्छी खासी मेहनत की है, और उस मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। बहुत समय है, किया जा सकता है, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे इन वर्ड्स को अपने दिमाग में दोहराना। किसी भी तरीके की टेंशन हो और भी कोई दिक्कत वगैरह तुमको होती है, तो बिल्कुल कमेंट्स में तुम ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बार कमेंट अगर कोई ड्रॉप कर देगा कि भैया आई विल क्रैक जेई 2026 विद AIR 1000, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, इतनी खराब हैंड राइटिंग है लेकिन लिखने में समय तो लगता है ना, तो लगेगा कि वो मेहनत सफल हो गई। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।